नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है। तमाम सियासी समीकरणों के फेल होने के बाद अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर दी है। और सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर सामने आ रहा है कि महाराष्ट्र में आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी। शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि उसने 24 घंटे का वक्त मांगा था, 3 दिन का वक्त मांगा था, उसे वो वक्त नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है रंजन गोगोई अभी इस पे फैसला करेंगे कि आज इस मामले की सुनवाई होनी है या नहीं। लेकिन अगर आपको कर्नाटक याद हो, जिस पे बहुत सियासी नाटक हुआ था और पूरे देश की नज़र कर्नाटक में क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या हो सकता है, इस तरह के कयासों पर थी। और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। जब येदियुरप्पा ने सदन में बहुमत साबित करने के दौरान इस्तीफ़ा दिया था और कुछ अटल बिहारी वाजपेयी के अंदाज में वो इस्तीफ़े को पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी वहाँ 12 दिन का समय मिला था। आज विद्याशंकर तिवारी सर हैं मेरे साथ और अतुल गुप्ता हैं मेरे साथ। हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि राज्यपाल को आखिर इतनी जल्दी क्या थी। क्या सियासी कोई इसका विकल्प उनको नहीं दिखा? क्या राष्ट्रपति शासन ही अंतिम विकल्प लगा? देखिए आदर्श, होता क्या है कि यदि आप जिसको चाहते हैं उसके लिए आपका अलग पैरामीटर्स हो जाता है और जिसको नहीं चाहते हैं उसके लिए अलग पैरामीटर्स हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा ग्रे एरिया है और राज्यपाल को ना असीमित विवेकाधिकार मिला हुआ है कि वो इस्तेमाल कर सकता है। यदि उसको ये लगता है कि हम ज़्यादा समय देते हैं और ख़रीद फरोख्त की संभावना बढ़ रही है तो वो कह सकता है कि इसलिए हमने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। इसने राज्यपाल ने होशियारी क्या बरती थी, जहाँ महाराष्ट्र वाला केस की बात कर रहे हैं तो हम, कि बीजेपी को 48 घंटे का टाइम दिया। बीजेपी ने स्टेट वे में मना कर दिया कि हमारे पास बहुमत नहीं है, बिना शिवसेना के सहयोग के हम सरकार नहीं बना सकते। फिर शिवसेना को 24 घंटे का टाइम दिया। यहाँ तक भी समझ में आ रहा था चलो कोई बात नहीं। हालांकि जो कल 24 घंटे का टाइम दिया गया था उसमें एनसीपी और कांग्रेस, खासतौर से कांग्रेस की चाहती तो उतने में बात बन सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने मामले को अनावश्यक लिंगर ऑन किया। खैर, उसके बाद एक खबर ये आई कि एनसीपी को भी राज्यपाल ने बुलाया है और एनसीपी मिलने भी गई, लेकिन एनसीपी को कोई औपचारिक फॉर्मल लेटर नहीं दिया कि आप जो है 24 घंटे के अंदर जो है बताइए कि क्या आप बहुमत साबित कर सकते हैं। जी। तो वो बात कहीं से भी बात आ नहीं रही कि एनसीपी और राज्यपाल के बीच में क्या बात हुई। अदरवाइज सब पूरा देश और मीडिया यही समझ रहा था कि आज 8 साढ़े 8 बजे तक का टाइम है जब एनसीपी को मिल के बताना है कि हम सरकार बनाने के पोजीशन में है कि नहीं है। इसी बीच दोपहर को ही खबर आने लगी कि राज्यपाल ने जो है राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर दी है। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था ब्रिक्स के मीटिंग में, कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, उसके बाद उसको अप्रूव करके और उसके बाद ऐलान कर दिया जाता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है जैसे कि चीट किया गया हो सिस्टम को। ठीक है, चीट इन द सेंस इस तरह से कि सब तो ये सोच रहे थे कि यदि एनसीपी को बुलाया था आपने तो उनको टाइम दिया होगा, और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि बीच में ही राज्यपाल ने ऐसा कर दिया, तो वो अजीब सा लगा था। अभी ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एनसीपी को उन्होंने चिट्ठी नहीं दी। यदि चिट्ठी नहीं दी तो वो कह सकते हैं कि हमने तो इनफॉर्मल बातचीत की थी और उसके बाद उसमें एनसीपी ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, उसके बाद हमने अपना काम कर दिया। लेकिन ये सवाल तो उठता ही है ना कि कर्नाटक में ठीक यही वाली सिचुएशन थी, उनके पास भी बहुमत नहीं था येदियुरप्पा के पास। कर्नाटक में आपने पहले उनको शपथ दिलाई, उसके बाद 12 दिन 14 दिन का टाइम दिया आपने। ये बात अलग है कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहां से जब आपको टाइम मिला उस बीच में आपने बहुमत साबित नहीं कर पाए, फिर आप बहुमत साबित करने से पहले येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन 2 राज्यों के लिए 2 क्राइटेरिया क्यों? बिल्कुल, और यही हमारा सबसे अहम सवाल है। अतुल, क्या इसमें ये भी एक बात गाहे बगाहे पहले भी आती रही है कि राज्यपाल, क्योंकि सत्ताधारी जो पार्टी होती है जैसे ही सत्ता में आती है अपने हिसाब के राज्यपाल नियुक्त करती है, क्या राज्यपालों के पास जो ये असीमित विवेकाधिकार है ये कई बार गलत संकेत भी देता है लोकतंत्र को? देखिए, जाहिर है अगर आप कर्नाटक का उदाहरण देखेंगे तो आपको साफ तौर पर ये लगेगा कि महाराष्ट्र में जिस आपाधापी में और जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा है, और उससे अगर आप कंपेयर करेंगे महाराष्ट्र का जहां 14 दिनों का समय मिला, और हॉर्स ट्रेडिंग किस तरीके से कर्नाटक में की गई थी ये तो जग जाहिर है, हर कोई जानता है कि किस तरीके से विधायकों को जो उठा करके चार्टर्ड प्लेन से और उसके बाद उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था, किस तरीके से फार्म हाउस में रखा गया था। डी के शिव कुमार ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उनका चेहरा जो है खासतौर पर केंद्रीय नेतृत्व में खुलकर सामने आया था। और कर्नाटक की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र की स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह नहीं थी। कोई हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई बात अभी तक पिछले 3 दिनों में आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा कहीं निकल के नहीं आई कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, कि आप कहीं आपको लग रहा है कि राज्यपाल इतनी हड़बड़ी में है कि कहीं ये खरीद फरोख्त की संभावना बढ़े, और अचानक से वो अनुशंसा करते हैं और 3 घंटे बाद आपको खबर आती है, 2 घंटे का भी समय लगा कि एकदम से आप कह देंगे कि राष्ट्रपति शासन लग गया। शायद यही वजह है कि शिवसेना
शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर क्या फैसला लेता है, ये अगला नेक्स्ट स्टेप होगा जो हमारे सामने हमें भी देखने की बात होगी और जनता के सामने भी ये बात निकल कर आएगी कि आखिर जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, राज्यपाल ने जितनी आपाधापी में और कितनी फुर्ती के साथ राष्ट्रपति शासन लगाया है, वो अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल। और तिवारी सर, इसमें एक और मेरा जो सवाल है कि अगर हम गोवा की बात करें, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई। मेघालय की बात करें, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। मणिपुर की बात करें, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। इसके बावजूद तीनों राज्यों में सरकार बनी बीजेपी की या बीजेपी के सहयोगी गठबंधन की। तो वो तर्क तो खारिज हो जाता है कि भाई अगर सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो भी सरकारें बनती हैं, सरकारें चलती हैं। और ये सत्ताधारी जो दल है बीजेपी, वो ऐसी 3 सरकारों में शामिल है जिनका मैंने अभी नाम गिनाया। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में भी वो तस्वीर बनती नज़र आ रही थी और कल तक तो ऐसा लग रहा था कि देर शाम तक शायद कांग्रेस भी सपोर्ट कर देगी और शिवसेना की सरकार बन जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से आपाधापी दिखाई गई है, क्या ये देख लिया गया कि अब बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, तो इसलिए ये फैसला आया है? देखिए, ये तो निश्चित रूप से है कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है तो पैरामीटर्स बदल जाएंगे। गोवा वाला मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है, दिग्विजय सिंह वहाँ के प्रभारी हुआ करते थे और उससे पहले ही अमित शाह ने ऑपरेशन वहाँ पे कर दिया था, तुरंत जा करके दावा पेश करा दिया था अपनी पार्टी का। तो उसमें दिग्विजय सिंह के ऊपर वहीं के कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि इन्होंने दावा पेश ही नहीं किया। ठीक है, तो करते क्या है कि जब ये आपको देखना पड़ेगा कि आप सामने किससे लड़ रहे हैं। बीजेपी से लड़ रहे हैं जिसका नेतृत्व अमित शाह जैसे दिग्गज कर रहा है, तो उसी हिसाब से आपको स्ट्रेटजी भी बनानी होती है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शिवसेना यहाँ पे चूक गई है और एनसीपी का ना पता नहीं क्यों थोड़ा सा मुझे ढुलमुल रोल लग रहा है। पहले तो इन्होंने चढ़ाया कि आपका 2.5 साल ही क्यों चीफ मिनिस्टर बनेगा, 5 साल क्यों नहीं, और जब ये सूली ऊपर चढ़ गए उसके बाद से उन्होंने अपना सपोर्ट खींच लिया। आप देखिए इन 2-3 दिनों का डेवलपमेंट, शरद पवार का कहीं से भी खुल के कोई बयान नहीं आया, सिवाय एक ही उनका बयान हमेशा आता रहा कि हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला, हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला। ठीक है, तो मुझे कांग्रेस से उतना वो नहीं हो रहा है कि कांग्रेस को तो दुविधा थी, पहले से दुविधा थी, लेकिन एनसीपी का रोल इतना ढुलमुल क्यों रहा है? इसका मतलब शिवसेना से या तो उसकी क्लियर कट बात नहीं हुई थी या शरद पवार राजनीति करना जानते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डबल गेम कर रहे हों, क्योंकि देखिए शरद पवार का ईडी में नाम, अजीत पवार का ईडी में नाम, उनके जो दूसरे वाले पटेल हैं, प्रफुल्ल पटेल, उनका ईडी में नाम। तो यदि डबल गेम कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये राज्यपाल के यहाँ जाना, वहाँ पे कोई लेटर न मिलना, इस बात को डिस्क्लोज न करना, तो मुझे ये अब सोचने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूँ कि आखिरकार एनसीपी का रोल क्या है इस पूरे प्रकरण में। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवसेना गच्चा खा गई और अभी भी शिवसेना पहुँच गई है सुप्रीम कोर्ट में। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सुप्रीम कोर्ट 2 दिन का टाइम दे देता, 4 दिन का टाइम दे देता आपको कि ठीक है राज्यपाल जो है को फ्लोर टेस्ट करने दे और बहुमत साबित करने दे, और उस कंडीशन में भी यदि नहीं कर पाए तो, क्योंकि कांग्रेस ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर के 2 फाड़ हो रही है। कांग्रेस की जो केरल लॉबी है जिसमें AK एंटनी और KC वेणुगोपाल हैं, वो लोग बाकायदा इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि केरल में 2021 में चुनाव है, उनको लग रहा है कि हमें तो अब वहाँ पे फुल टर्म आना है अपने बल पे, और यदि ये समर्थन दे देते हैं तो वहाँ के मुस्लिम बहुत अच्छी आबादी है, वहाँ पे वोटर्स हैं, वहाँ पे भड़क जाएंगे और पूरे देश में भड़क जाएंगे। तो वो लॉबी तो विरोध कर ही रही है। यहाँ पे जो इनके 44 विधायक है उसमें से 37 विधायक खुल करके सरकार में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके बहुत दिनों से सत्ता दूर है तो वो तड़फड़ा रहे हैं। तो कांग्रेस में 2 लॉबी है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन एनसीपी में तो शरद पवार के सामने कोई बोलने वाला है ही नहीं, और फिर भी शरद पवार नहीं बोल रहे हैं कि हम शिवसेना का मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं या सरकार बनवा रहे हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। एक चीज ये, और दूसरी चीज की राज्यपाल की जल्दीबाजी। तो राज्यपाल की जल्दीबाजी का तो रेमेडी सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही होता है, और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग पहुंच गए हैं, लेकिन पहुंचने के बाद अब वहां पे क्या होता है, क्या ये वाकई में कहीं कच्चे खिलाड़ी तो नहीं साबित हो रहे हैं? इसी बीच संजय राउत का बीमार पड़ जाना, तबीयत खराब हो जाना, फिर हरिवंश राय बच्चन की कविता आप ट्वीट कर रहे हैं, तो उससे बात नहीं बनती है, बात बनती है स्ट्रेटजी से ना। बिल्कुल। और संजय राउत ने इस पूरे माहौल को थोड़ा उस तरीके से डायलॉग, हैवी डायलॉग, शेरो शायरी, पूरा माहौल उन्होंने बनाए रखा एकदम, जो तंज कसा था कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। तो ऐसा लग रहा था कि अब शिवसेना की ताजपोशी हो जाएगी, कोई सीएम, शिवसैनिक सीएम बन जाएगा, जैसा उद्धव ठाकरे जिक्र कर रहे थे, पर अभी तक तो वो स्थिति नहीं है। शिवसेना के साथ ये स्थिति दिख रही है। बीजेपी मजबूर थी क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन मैं इससे इतर अतुल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे कर्नाटक में हो, गोवा में हो, अब महाराष्ट्र में है,
राज्यपाल चुनाव के बाद अगर इस तरह का सियासी संकट शुरू होता है और जो जनता, जिसे हम कहते हैं कि जनता जनार्दन है, और उसने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया, तो ये लोकतंत्र की अंतिम मुहर हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ उदाहरणों को देखें तो ऐसा लगता है कि चुनाव या मतदान उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मतदान के बाद जो मैनेजमेंट है, फ्लोर मैनेजमेंट है, विधायक मैनेजमेंट है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या ये लोकतंत्र के लिए और पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए उसका हौसला तोड़ने वाली बात नहीं? जी, आप कुछ समय पहले का अगर आप उदाहरण ले, जैसे मुझे कश्मीर याद आता है, जिस तरीके से पोस्ट इलेक्शन जो गठबंधन बना बीजेपी और पीडीपी का, जिन्होंने जो बिल्कुल अनैतिक था, जिसके खिलाफ वोट दिया गया और बाद में जाकर के कोलिशन गवर्नमेंट बन गया, उसी तरीके से महाराष्ट्र में गठबंधन में सरकार जो मिलके इन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी और शिवसेना ने, बाद में ये अलायंस टूटा। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो सरासर एक तरह से लोकतंत्र के लिए एक मजाक उड़ाना है, क्योंकि आप जनता के सामने कुछ और पेश कर रहे हैं और सरकार बनाने, सत्ता के टाइम में जब आपको लगता है मुझे सरकार बनाने, तो आप उसमें 3-5 करके किसी तरीके से सरकार बनाते, तो जनता के मत का, उसके अधिकार, जो उसने वोट जाके दिया है, लाइन में लगे हैं, उसका तो कहीं कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जिस बिना पर होता क्या है कि आप पहले तो चुनाव से पहले जिस पार्टी को आप गाली बक रहे हैं, जिसको आप बुरा भला कह रहे हैं, उसके पास जाके देखिए आप दुष्यंत चौटाला ने क्या किया। सेम चीज़ हो रही है और ये लगातार हो रही है। शायद इस पर गंभीरता से चुनाव आयोग को भी और कानून बनाने की ज़रूरत है कि पोस्ट अलायंस और प्री अलायंस में के बाद अगर आप इस तरीके के गठबंधन करते हैं तो ये सरासर जो है जनता के साथ धोखा है, लोकतंत्र के साथ धोखा है, जनता के साथ जनता जनार्दन के साथ धोखा है, और ये संविधान के साथ भी धोखा है। तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ जो है चेंजेस होने से ही चाहिए। प्री अलायंस और पोस्ट अलायंस में जो भी आपने गठबंधन किए वो एज इट इज़ उसको रहना चाहिए। अगर आप नहीं रखते तो आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दें उस राज्य में, उस तरीके से सरकार ना बनने दें। ये शायद आज के टाइम वक्त की नज़ाकत है, जिस तरीके के उदाहरण हम आजकल देख रहे हैं। बिल्कुल। तिवारी सर, जनादेश का अपमान का आरोप लगा रही है बीजेपी शिवसेना पर अगर इस पूरी स्थिति को हम देखें, राज्यपाल केंद्र से संचालित होते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, और राज्यपाल ये एक ऐसी व्यवस्था है गवर्नर की जो जिसका क्या कार्य रूप है, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, एक सजावटी पद के अलावा राज्यपाल क्या है, उनकी क्या ताकत है और क्या अहमियत है, क्या इन सब मुद्दों पर भी बहस करने की ज़रूरत है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मौजूदा दौर में नैतिकता की बात करना और ये बात करना कि विपक्ष के साथ भी न्याय कम से कम होगा नहीं तो होता हुआ सा दिखेगा। लॉ ऑफ इक्विटी जो कहता है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। तो शिवसेना के साथ साफ साफ लग रहा है कि इधर कच्चे खिलाड़ी है और वो भूल गए कि वो किस पार्टी से और कैसे लड़ रहे हैं और उनके हाथ में क्या क्या पावर है। और यहाँ पे राज्यपाल का साफ साफ रोल दिख रहा है कि शिवसेना यदि 2 दिन का या 3 दिन का समय मांग रही थी, आप 3 दिन का नहीं देते, 2 दिन का देते, 2 दिन का नहीं देते, 1 दिन का देते, तो कम से कम उनको सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो ये आपका भी तो, जब केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाएगा, राज्यपाल को पार्टी बनाया जाएगा, तो कहने के लिए तो होता कि हमने 24 घंटे का टाइम दिया था, फिर इन्होंने रिक्वेस्ट किया तो हमने 48 घंटे और दे दिया था, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ तो लोक लाज जो होता है ना, उसका भी ध्यान नहीं है कि आम आदमी में मैसेज क्या जा रहा है। यदि ये टाइम मांग रहे हैं तो इनकी ये तो अभी हैसियत नहीं है ना कि ये बीजेपी को तोड़ रहे हैं या कांग्रेस या एनसीपी को तोड़ रहे हैं। तोड़ किसी को, देखिए ये महाराष्ट्र वाले प्रकरण में क्या हुआ है कि इस बार ऐसा हुआ है, कहीं से कोई हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बात शिकायत आई नहीं। सबने इतना एहतियात बरता था पहले से ही कि ऐसा नहीं लगा जैसे कि किसी के विधायक टूट रहे हो। बीजेपी ने ही बल्कि उसके नेता जो है बार बार दावा करते रहे कि पहले 45 तो 27 तो 25 विधायक हमारे संपर्क में है, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आई तो कोई संपर्क में नहीं आया। तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब यदि होगा तो इक्का दुक्का होगा केस, वैसे नहीं दिख रहा था। लेकिन राज्यपाल ने इस बात का ध्यान नहीं रखा। अब तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है मामला, और सुप्रीम कोर्ट यदि इस पर सुनवाई करता है तो पता चल ही जाएगा, जवाब तो मांगेगा तो राज्यपाल बताएंगे कि कहाँ कहाँ से उनको क्या सूचना मिली थी कि कितना हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, उन्होंने शिवसेना का टाइमिंग क्यों नहीं बढ़ाया। तो अब देखते हैं जी। तो कुल मिला के ये मामला जो है वो यहीं थमता नज़र आ नहीं रहा है, और राज्यपाल ने जिस तरीके से आनन फानन में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की, उससे कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या सत्ताधारी पार्टियों से जुड़े व्यक्ति जब राज्यपाल बनते हैं तो कर्तव्य निभाने के दौरान वो सत्ता की ओर देखते हैं या न्याय की ओर देखते हैं। बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, पंच परमेश्वर प्रेमचंद ने लिखी थी। उस कहानी का भावार्थ ये था, मर्म ये था कि जब पंच की कुर्सी पर पहुंचता है तो अपने निजी द्वेष, निजी कुंठाएं और निजी दुश्मनियों को भूलकर न्याय की बात सोचता है। हमें यही उम्मीद भी है और हम यही कामना भी करते हैं, और एक देश के नागरिक के नाते हमारी
यही महत्वाकांक्षा होती है कि जो राज्यपाल है या जो भी लोग न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं और जिनका काम न्याय करना है, वो न सिर्फ न्याय करें बल्कि जैसा तिवारी सर कह रहे थे कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। खासकर महाराष्ट्र की उस जनता के बारे में सोचिए जो एक बहुत ही गहमा गहमी भरे चुनाव से गुजरी है और उसके बाद उसे लगा कि अब हमारे पास 5 साल के लिए रास्ता साफ है, एक सरकार होगी जो महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेगी। लेकिन फिलहाल परिस्थितियां ये हैं कि जो गठबंधन था जिसने साथ में चुनाव लड़ा था उसके पास पूर्ण बहुमत है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग गया है। निश्चित तौर पर ये उस जनादेश का भी अपमान है और उस जनता के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, एक एक अपडेट आपको इन खबर पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।